हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो दूसरा चैप्टर है मानव जनन, इस अध्याय की इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्त्री जनन तंत्र। इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यह जो टॉपिक है आपको याद हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह जो टॉपिक है एग्ज़ाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देख कर यह जो टॉपिक है इसे आप याद कर लीजिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, नीट एग्ज़ाम हो, सीयूईटी एग्ज़ाम हो, प्रश्न इस टॉपिक से ज़रूर पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है स्त्री जनन तंत्र। अगर हम बात करते हैं स्त्री जनन तंत्र की, तो स्त्री जनन तंत्र जनन की क्रिया में सहायक होते हैं और इस जनन तंत्र में अनेक अंग शामिल होते हैं। यह जो चित्र है आप तैयार कर लीजिए। जैसे अंडवाहिनी शामिल होता है, अंडाशय शामिल होता है, गर्भाशय शामिल होता है, ग्रीवा शामिल होती है, योनि शामिल होती है। कहने का मतलब है कि जो स्त्री जनन तंत्र है ये अंगों का समूह है। इस जनन तंत्र में, स्त्री जनन तंत्र में कई अंग शामिल होते हैं। स्त्री जनन तंत्र जनन प्रक्रिया के अतिरिक्त भी कई कार्यों का निर्वहन करती है, जैसे निषेचन में, भ्रूण के विकास में, गर्भधारण में, दुग्धन में यानी कि दुग्ध के उत्पादन में। कहने का मतलब है कि स्त्री जो जनन तंत्र है यह निषेचन में मदद करता है, इसके साथ ही भ्रूण के विकास में मदद करता है, गर्भधारण में मदद करता है और दुग्ध उत्पादन में भी मदद करता है। जो स्त्री जनन तंत्र है इसे दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक यानी कि मुख्य अंग, जिसके अंतर्गत अंडाशय आता है, ये जो भाग है अंडाशय, इसे कहते हैं स्त्री का मुख्य जनन अंग। ये अंडाशय दो होते हैं स्त्री में, यानी कि मादा में जो अंडाशय होते हैं दो होते हैं। दो मतलब एक जोड़ी पाए जाते हैं। दूसरा है द्वितीयक सहायक अंग। द्वितीयक सहायक अंग में अंडवाहिनी आती है। ये जो देख रहे हैं आप, ये नलिका, ये है आपकी अंडवाहिनी। ये पूरा है आपकी, यहाँ से ये पूरा है आपकी अंडवाहिनी। ये जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी, इसे सहायक अंग कहते हैं। गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, ये सभी के सभी सहायक अंग है और सहायक अंग को ही द्वितीयक अंग कहते हैं। चलिए डिटेल में देखिए, पढ़ लीजिए। अगर हम बात करते हैं मादा जनन तंत्र यानी कि स्त्री जनन तंत्र का जो मुख्य अंग है, जिसे प्राथमिक अंग कहते हैं, ये होता है अंडाशय। ये गर्भाशय के दोनों ओर, ये हिस्सा क्या कहलाता है? गर्भाशय। और गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय स्थित होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा अंडाशय की। तो अंडाशय एक जोड़ी होता है। स्त्री में, मादा में एक जोड़ी क्या पाया जाता है? अंडाशय पाया जाता है, एक जोड़ी। और इस अंडाशय में किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। और इसी अंडाशय से मादा हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है। तीन बात आपको समझ में आ गई कि अंडाशय एक जोड़ी पाए जाते हैं मादा में, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है और इससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक जनन अंग यानी कि मादा का जो सहायक जनन अंग है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो सहायक अंग है इसमें सबसे पहले आती है अंडवाहिनी। सबसे पहले क्या आती है? अंडवाहिनी आती है। ठीक है, ये जो हिस्सा है जो कि अंडवाहिनी अंडाशय से जुड़ी होती है, ये जो हिस्सा है ये किसका है? ये है आपकी अंडवाहिनी। ठीक है, जो लंबी नलिका है ये। ठीक है, तो आप समझिएगा ध्यानपूर्वक। जो अंडवाहिनी होती है यह एक जोड़ी पेशी व नलिकाकार होती है। यह अंडाशय से गर्भाशय तक इसकी गुहा पश्चमाभी एपिथेलियम से अस्तरित होती है। यानी कि ये जो अंडवाहिनी होती है इसके अंदर पश्चमाभी एपिथेलियम की परत पाई जाती है। ठीक है, रोएनुमा संरचना पाई जाती है जिसे पश्चमाभी एपिथेलियम कहते हैं। समझ में आ गया? ये जो अंडवाहिनी होती है इसको तीन भागों में बांटा जाता है, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। समझ में आया? नोट कर लेंगे।
ये जो अंडवाहिनी है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है कीपक, दूसरा होता है तुम्बिका और तीसरा होता है संकीर्ण पथ। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ये आपका होता है कीपक, ये होता है तुम्बिका और ये होता है संकीर्ण पथ। ये होता है कीपक, ये होता है तुम्बिका जिसे एम्पुला भी कहते हैं इंग्लिश में, और ये होता है संकीर्ण पथ। क्लियर है? समझ में आ गया अंडवाहिनी के बारे में, जिसे फलोपियन नलिका भी कहते हैं। एक जोड़ी होती है, ठीक है, नलिकाकार होती है। ये अंडाणु को ग्रहण करती है। किसको? अंडाणु को ग्रहण करती है, अंडाशय से चिपकी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो तृतीयक जनन अंग है गर्भाशय। ये हिस्सा गर्भाशय होता है जिसमें शिशु पलता है। ये जो हिस्सा है क्या होता है? ये गर्भाशय होता है। गर्भाशय मादा में केवल एक गर्भाशय पाया जाता है जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। यह 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, खोखला होता है और पेशीय होता है। ठीक बात है, ये हो गया गर्भाशय। अब बात कर लेते हैं योनि की। तो ये हिस्सा होता है योनि। ये जो योनि होता है ये वीर्य को ग्रहण करता है। किसको? वीर्य को ग्रहण करता है। ठीक है, और बच्चे के जन्म के समय यह योनि जन्म द्वार का काम करती है। गर्भाशय पतली ग्रीवा द्वारा योनि में बदलता है, यानी कि ये जो गर्भाशय का हिस्सा है यहीं आगे चलकर योनि का रूप धारण कर लेता है, यहीं पतला होकर। योनि मैथुन के समय पुरुष से वीर्य ग्रहण करने में मदद करती है, या वीर्य ग्रहण करने का कार्य करती है। यानी कि योनि का कार्य क्या होता है? वीर्य को ग्रहण करना और बच्चे मतलब जन्म के समय शिशु द्वार का काम करना या फिर जन्म द्वार का काम करना। ठीक है, योनि मार्ग से ही बच्चे बाहर आते हैं। और बात कर लेते हैं बाह्य जनन अंग। ठीक है, चलिए, ये भी द्वितीयक जनन अंग के अंतर्गत आते हैं, सहायक जनन अंग के अंतर्गत आते हैं बाह्य जनन अंग। अगर आप मादा जनन तंत्र को बाहर से देखेंगे तो इस तरीके की संरचना दिखाई देती है। कभी कभी एग्जाम में बाहरी चित्र बनाने के लिए भी आ जाता है। बाह्य अंगों को दर्शाने के लिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्त्री में बृहत ओष्ठ, लघु ओष्ठ, हाइमन व भगसेप स्त्री के बाह्य जननांग कहलाते हैं। यानी कि जो ऊपर जो अंग दिखाई देते हैं उन अंगों को बाह्य जनन अंग कहते हैं। उन अंगों में क्या क्या आता है? उन अंगों में आता है बृहत ओष्ठ, ठीक है, बृहत ओष्ठ आता है, लघु ओष्ठ आता है, हाइमन आता है, भगसेप आता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्तन ग्रंथि भी मादा जनन तंत्र में भाग लेती हैं, जैसे स्तन ग्रंथि। और आप जानते होंगे स्तन ग्रंथि का काम होता है दुग्ध उत्पादन करना। ठीक है, दूध के उत्पादन में सहायक होती है। दूध के उत्पादन में सहायक होती है, यानी कि दूध का स्रावण करती है। स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है, यानी कि जितनी भी मादा हैं, जितनी भी स्त्री हैं, उनका लक्षण होता है, उनमें स्तन ग्रंथि पाई जाती है। स्तनों में विभिन्न मात्रा में वसा व ग्रंथिल ऊतक होते हैं, यानी कि जो स्तन ग्रंथि होती है उसमें वसा और ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं। वसा युक्त ऊतक पाए जाते हैं, ग्रंथिल ऊतक पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? इसका काम क्या होता है? दुग्ध स्रावित करना। ठीक है, शिशु के जन्म के समय जो शिशु को आवश्यकता होती है दूध का, तो यही जो स्तन ग्रंथि है उस दूध को पूरा करती है, दूध को स्रावित करती है। एक और ग्रंथि है बार्थोलिन ग्रंथि, ठीक है, जो कि मैथुन में सहायक होती है। नोट कर लेंगे, एक और बार्थोलिन ग्रंथि। यह जो बार्थोलिन ग्रंथि है यह मैथुन की क्रिया में सहायक होती है। तो यह जो टॉपिक है फिनिश हो चुका है। आप चित्र को तैयार कर लेंगे, ये जो चित्र है आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।